हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि से प्रैक्टिस सेट प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष डैश डैश से मिलता है। ऑप्शन है आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, और ऑप्शन नंबर बी है ऊंची हैसियत, और सी है आर्थिक लाभ, और डी है सम्मान और प्रतिष्ठा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों जो स्कूल के बाहर जो ठेलियां लगती है, ठीक है, और वहाँ से बच्चे क्या करते हैं, खाने की घटिया सामग्री से कहने का मतलब है साथियों कि चिप्स, कुरकुरे, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों को किस प्रकार से रोकेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि विक्रेता को स्कूल के गेट के पास से हटाएंगे, कि आप क्या करेंगे, जो विक्रेता है उसको स्कूल के गेट के पास से हटा देंगे। और बी है दोस्तों छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। और सी है प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। दोस्तों आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। इस प्रकार के भोजन खरीदने से आपको इस प्रकार से समझाना है कि इससे क्या क्या हानियां हो सकती है। और जब आप बच्चे को इस प्रकार से समझाएंगे तो बच्चा क्या दोस्तों अच्छे से समझ भी जाएगा और आपकी बात मान भी लेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों जब कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, कक्षा में बाधा डाल रहे हैं, तो दोस्तों आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जो चारों ऑप्शन दिखाई दें। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे। और बी है दोस्तों कि प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे। और सी है दोस्तों छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। और डी है दोस्तों उन छात्रों को सख्त सजा देंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कि छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार से अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उन्हें अपने गृह कार्य पूरा करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आपको ये कार्य तो बिल्कुल नहीं करना है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आप अपने बच्चों का कार्य भी क्या करें, गृह कार्य भी स्वयं कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। और बी है उन्हें कहानियाँ और चुटकुले सुनाएंगे। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना है। और सी है कि उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करेंगे। और ऑप्शन डी है उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एक शिक्षक के रूप में आप यहाँ पर दोस्तों किस होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। वो है लोकतांत्रिक, निरंकुश, और सबके लिए स्वेच्छाचारी, और डी है जैसी परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तो दोस्तों आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना है, कक्ष का जो व्यवहार है वो लोकतांत्रिक रखना है, जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर और समानता, और सभी बच्चों को अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दें तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उसके माता पिता को शिकायत करेंगे। तो दोस्तों माता पिता को तो बिल्कुल शिकायत नहीं करनी है। और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना है। और सी है दोस्तों उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। तो दोस्तों दंडित भी नहीं करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7,
तो साथियों प्रश्न है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोला, उसने का मतलब दोस्तों उनके बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और बी है साथियों कि उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और अगला जो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कुछ खास परवाह नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप उस बच्चे की क्या नहीं करेंगे? कुछ खास परवाह नहीं करेंगे, और क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही पता है। और डी है दोस्तों कि बच्चे को दंडित करेंगे। तो दोस्तों बच्चे को दंडित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि उस बच्चे के प्रति क्या करेंगे? आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे उसे क्या करेंगे? परामर्श देंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और गृह कार्य समय पर करना चाहिए। इस प्रकार के आप क्या करेंगे? परामर्श देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। तो साथियों प्रश्न है, किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? तो दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त बात कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उसकी आर्थिक हैसियत, तो बिल्कुल नहीं। और बी है समाज में लोकप्रियता, ठीक है, लोकप्रियता भी होनी चाहिए है। और सी को देख लेते हैं कि ज्ञान और सम्मान। और डी है दोस्तों अधिकार और ताकत। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रारंभिक शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक का मतलब है दोस्तों जब आपकी नई नई ज्वाइनिंग हुई हो, ठीक है, को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है माता पिता के साथ बातचीत। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है साथ ही शिक्षकों को समझना। और सी है समुदाय को समझना। और डी है बच्चों को समझना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप माता पिता को समझ कर क्या करेंगे, या शिक्षक को समझ कर क्या करेंगे, ठीक है, या समुदाय को समझना। तो दोस्तों आपको तो बच्चों को समझना है ना, क्योंकि पढ़ाना तो आपको बच्चों को है। इन सबको समझ कर क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब? तो दोस्तों छात्र की पढ़ाई में कब स्पष्ट रूप से सुधार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। जब छात्र क्या हो जाए दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, तब। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों शिक्षक सक्रिय हो। और सी है संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है माता पिता सक्रिय हो और सहयोगी भी हो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अगर शिक्षक सक्रिय हो रहा है, तो दोस्तों शिक्षक का सक्रिय होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक बच्चा स्वयं से सक्रिय नहीं होगा, तब तक दोस्तों क्या नहीं होगा? बच्चे में सुधार नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। तो साथियों प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वो मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं, ठीक है। रोचक शिक्षक विधियों की कमी। और बी है शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया। और सी है दोस्तों छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी। और डी है दोस्तों छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा कि रोचक शिक्षक विधियों की कमी। तो दोस्तों जो रोचक शिक्षक विधियां हैं, उन विधियों की क्या है? कमी के कारण जो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। आपकी राय में स्कूल में छात्र संगठित करने का क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों
पहला ऑप्शन है यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, और बी है छात्रों का समय बर्बाद करता है, और सी है छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, और डी है शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। और छात्र संघ जो दोस्तों चुनाव होते हैं उससे क्या होता है, जो छात्र है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता क्या होती है दोस्तों, विकसित होती है। इसीलिए स्कूल या कॉलेजों में क्या कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। हमारे लिए पहला ऑप्शन दिया गया है क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है, और बी है क्रियाकलाप रोचक होता है, और सी है क्रियाकलाप में शारीरिक कार्य शामिल होता है, और डी है क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, क्रियाकलाप कौन से होते हैं, जब दोस्तों अध्याय खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है, पाठ खत्म हो जाता है, तो उसके अंत में क्या होता है, क्रियाकलाप दिया होता है। और दोस्तों क्या होता है, जब आपने कक्षा में चैप्टर को अच्छे से समझा दिया होता है, तो दोस्तों बच्चा क्या करता है, उसके बाद क्रियाकलाप स्वयं से करते हैं, और जब बच्चे स्वयं से क्रियाकलाप करते हैं तो दोस्तों बच्चा अच्छे से क्या करता है, आसानी से सीखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है, इसीलिए वो आसानी से सीखता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अच्छा शिक्षक वो होता है जो, तो दोस्तों कौन होता है अच्छा शिक्षक, हमारे लिए पहला ऑप्शन दिया गया है सख्त अनुशासन बनाए रखता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है वही अच्छा शिक्षक है। ठीक है, अगला जो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके सिखाता है, और सी है रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, और डी है दोस्तों कभी छुट्टी नहीं लेता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अच्छा शिक्षक कौन होता है, तो दोस्तों अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो रोचक तरीके से पढ़ाता हो ताकि बच्चों को पढ़ने में क्या है, मजा आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव डैश डैश से संबंधित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं भावनाओं, विचारों, आचरण, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, और बी है शिक्षण के प्रति समर्पण, और सी है शिक्षा देने की क्षमता रखना, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ए है माहौल या परिवेश, और बी है शिक्षक, और सी है माता पिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा माता और पिता बच्चे का क्या होते हैं, पहला शिक्षक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो, ए है एक आदर्श जीवन जीता हो, और बी है निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, और सी है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपके स्कूल का एक बच्चा है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, किसी बस स्टैंड या किसी रेलवे स्टेशन पर वो क्या कर रहा है, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं।
तो दोस्तों ये तो बिल्कुल हो जाएगा कि आप अपने बच्चे की गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप क्या है, एक प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं। तो दोस्तों जो प्रतिष्ठित स्कूल या जो बड़े घर के बच्चे हैं, तो वो अगर गलती करते हैं तो उनकी गलती को क्या गलती नहीं मानना चाहिए? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है, उस महिला से बहस करेंगे और पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि गलती भी स्वयं करो और उसे बहस भी कर रहे हो और अलग से उसे ये भी बता रहे हो कि पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। डी है, सभी छात्र को तुरंत उस जगह से दूर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अगर बच्चा इस प्रकार की गलती कर रहा है तो दोस्तों बच्चे को क्या है, माफी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, माता पिता अभिभावक को लिखना चाहिए। और क्या लिखना चाहिए दोस्तों? पत्र लिखना चाहिए, ये होना चाहिए था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जाकर उनसे मिलना चाहिए। और सी है, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। और डी है, वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अगर माता पिता स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में की जानी चाहिए या अलग से की जानी चाहिए या लोगों के बीच की जानी चाहिए या व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए, लोगों के बीच की जानी चाहिए। जब दोस्तों आप लोगों के बीच बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो बच्चे में क्या है, उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और ऐसा करने से दोस्तों दूसरे बच्चे भी क्या हो सकते हैं, उस बच्चे से प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। तो साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन ए है, उसे विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए। और बी है, उसे विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। और सी है दोस्तों, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए। और डी है दोस्तों, उसमें भरपूर धैर्य स्वयं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि एक शिक्षक के लिए जो दोस्तों सबसे अच्छा गुण है, ठीक है, तो वो कौन सा होना चाहिए या अनिवार्य गुण है वो कौन सा होना चाहिए, उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये नजरिए का अर्थ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, गतिविधियों के माध्यम से सीखना। और बी है, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। और सी है, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। और डी है दोस्तों, विषय अति सक्रिय होना चाहिए, न कि वे स्थिर या शांत। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। तो साथियों प्रश्न है, यदि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हो, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसा आपके साथ हो सकता है। मान लो आप केबीएस की वैकेंसी में क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन पा लेते हैं और आपकी ड्यूटी किसी ऐसे जगह लग जाती है जहां आप उस स्थान की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, अपना स्थानांतरण किसी और जगह कराने की कोशिश करेंगे। और बी है, स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन सी है दोस्तों, अवसादग्रस्त हो जाएंगे और उदासीन महसूस करेंगे।
और डी है दोस्तों लंबी छुट्टी लेंगे और घर पर रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, और बी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, और सी है दोस्तों ऐसे व्यवहार का कारण पता करेंगे कि बच्चा लेट क्यों आ रहा है, आप कारण जानने की कोशिश करेंगे, और डी है दोस्तों अन्य छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल को भी शिकायत नहीं करनी है पहले ही, और आपको क्या है बच्चे को कक्षा से बाहर भी नहीं करना है, निकालना है, और अन्य बच्चों के सामने आप क्या नहीं करेंगे दोस्तों, उसे दंडित भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों एक तो वो बच्चा क्या है समझने में सुस्त है, और दूसरा वो आपका व्याख्यान या आपका लेक्चर भी नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे, और बी है दोस्तों एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का नुकसान नहीं करेंगे, और सी है होशियारी से उसे नज़रअंदाज कर देंगे। तो दोस्तों नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है, और डी है किसी बहाने से उसे कक्षा को छोड़ने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा कि अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे, और दोस्तों उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि प्रार्थना में शामिल रहकर, कि आप प्रार्थनाओं में मगन रहो, और बी है दोस्तों के साथ रहकर, और सी है घूमकर और मज़े करके, और डी है दोस्तों खुद को पढ़ने में लगाकर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि जब आप क्या है ड्यूटी का टाइम नहीं है या आपका छुट्टी का टाइम है, तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपना समय किस प्रकार से बिताएंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खुद को पढ़ाई में लगाकर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और जब आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी तो बच्चों को आप क्या अलग अलग तरीकों से क्या है समझा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, यदि आप पढ़ते समय कोई गलती कर बैठते हैं और कोई छात्र इसके बारे में आपको बताता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप एक अध्यापक हो और आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, और पढ़ाते समय आपसे क्या हो जाती है कुछ गलती हो जाती है, किसी अक्षर को दोस्तों आप क्या कर लेते हो गलत पढ़ लेते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा करने से आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गलती के लिए खेद महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है कि जब गलती हो जाती है तो दोस्तों हमें अपनी गलती को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अत्यंत क्रोधित और शर्मिंदा हो जाएंगे। तो दोस्तों क्रोधित तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि गलती भी कर रहे हो और ऊपर से क्रोधित हो रहे हैं, तो शर्मिंदा भी नहीं होना है। दोस्तों गलतियां हो जाती है लेकिन उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और सी है छात्र को डांटेंगे। तो दोस्तों छात्र को तो बिल्कुल नहीं डांटना है, गलती स्वयं एक टीचर ने करी है, और डांटेंगे बच्चों को, तो डांटना तो नहीं है। इसके बाद उसे अनदेखा करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। और डी है दोस्तों अपनी खींच छुपाने के लिए तुरंत कक्षा से बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गलती के लिए क्या करना है, खेद महसूस करना है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ये ना होकर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में क्या वो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों
ए है अच्छी शक्ल सूरत, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, एक अच्छी शक्ल सूरत होना मतलब ऐसी कोई अनिवार्य शर्त या योग्यता नहीं है शिक्षक होने के लिए, ठीक है। और बी है दोस्तों अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। और सी है शैक्षिक उत्कृष्टता, तो दोस्तों शैक्षिक उत्कृष्टता भी होनी चाहिए, ठीक है। और डी है खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां, तो दोस्तों खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां होना अच्छी बात है लेकिन अनिवार्य भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी उपलब्धियां व्यायाम के शिक्षक के लिए तो अनिवार्य है लेकिन बाकी शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता, की एक शिक्षक क्या कर पाता हो, टॉपिक को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाता हो, बच्चों को अपनी बात को सरल तरीके से अभिव्यक्त कर पाता हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तालमेल की अपर्याप्तता, और बी है सक्षम समूह द्वारा अस्वीकार्यता, सी है परीक्षा में असफलता, और डी है शिक्षक द्वारा नापसंद किया जाना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और प्रश्न नंबर 31 आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ में साथियों आपको एक काम और करना है कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार LT का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न को। एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विषयों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा के परिणाम, और सी है ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, और डी है दोस्तों केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें।